बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, जो है कि जेनेटिक ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन्ड बाय एंजाइम स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जीन जो है वो हम कहते हैं कि कंट्रोल करता है सेलुलर केमिस्ट्री को। जैसे मैं आपको एक मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया, उसमें कहा कि हर स्टेप पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंजाइम को कौन बना रहा है? जीन बना रहा है। तो इसका मतलब कि जीन जो है वो एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको ये हमने सीखी। तो अब हम देखते हैं कि अब इसी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे कि कुछ जेनेटिक ऑब्जर्वेशंस जो कि हमारे जेनेटिक्स में हमने पढ़ी हैं कि वो इस एंजाइम स्ट्रक्चर के हवाले से इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जैसे कि लिखा कि व्हेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द जीन कंट्रोल ऑफ द सेलुलर केमिस्ट्री बिकेम क्लियर, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स फेल इनटू place. Many genetic observations now could be explained and tied together in a single conceptual model. Thus, armed with the understanding of the genetic gene-protein relationship and how enzyme functions, we can now re-examine सम ऑफ़ द जेनेटिक फाइंडिंग्स डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर। ठीक है, कि मतलब जो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें से एक जो डिफरेंट जेनेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 4 हम इधर तकरीबन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से कि किस तरह से जीन उसको कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहला हमारा जो जेनेटिक ऑब्जर्वेशन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव अलील्स। टेम्परेचर सेंसिटिव अलील्स क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव अलील्स ऐसे अलील्स होते हैं जो कि टेम्परेचर मतलब ऐसे म्यूटेंट अलील होते हैं जो कि ख़ास टेम्परेचर पे तो नॉर्मल जीन अलील की तरह बिहेव करते हैं, बट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर उस टाइम जो है वो अलील जो है फिर वो एबनॉर्मल फ़ीचर शो करता है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। मतलब वो उस अलील के अलील का मतलब ये कि वो अलील जो है फिर नॉर्मल जो प्रोटीन वो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोटीन वो सिंथेसाइज़ कर रहा है, वो जो है फिर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो हो जाए। अच्छा, तो इसमें क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये एक नॉर्मल प्रोटीन है और जबकि हमारे पास एक म्यूटेंट प्रोटीन है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फंक्शन करता है नॉर्मल बिल्कुल जैसे कि जो परफॉर्मेंसेस प्रोटीन की होती है इसकी भी उसी तरह से होती है। लेकिन जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाए तो फिर ये म्यूटेंट जो प्रोटीन है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंसिटिव अलील्स की वजह से है। अच्छा जी, तो यहाँ से देखिए कि वी नो दैट नाउ दैट सच म्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अमाइनो एसिड। अच्छा, अब हमें पता है ना कि जो हमारे पास म्यूटेशंस हैं वो अमाइनो एसिड्स रॉन्ग अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन की वजह से आती हैं, which produce a protein that is functional at normal temperature called permissive temperature। कि जो इस तरह के जो हमारे पास सेंसिटिव अलील से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं परमिसिव टेम्परेचर। ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज उसके लिए परमिसिव टेम्परेचर है, बट डिस्टॉर्टेड एंड नॉन फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर। लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है और इसको फिर हम कहते हैं फिर वो अपनी फंक्शन लॉस कर लेता है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर। तो रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर इसका 37 है और 25 जो इसका वो परमिसिव टेम्परेचर है। As we have seen, conditional mutations such as temperature sensitive mutations can be very useful to genetics. Stocks of the mutants culture can easily be maintained under permissive conditions and the mutant phenotype can be studied intensively under restrictive conditions। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा किस चीज़ को देखा कि हमारे पास जो है जो सेंसिटिव अलील्स हैं वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो प्रोडक्ट जो है
बेसिकली उसके एंजाइम स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंजाइम स्ट्रक्चर उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नॉर्मल रहेगा, तो इसलिए वो फंक्शन भी नॉर्मल ही शो कर, नॉर्मल प्रोटीन की तरह ही शो करेगा। बट चूँकि ये जो है रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर के ऊपर अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकता, तो दैट इज़ वाई जो है वो फिर अपने नॉर्मल फंक्शन को खो देता है। तो ये हमारी मतलब जेनेटिक ऑब्जर्वेशन थी, तो उसमें उसको हमने एंजाइम स्ट्रक्चर के बेस पे उसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एंजाइम स्ट्रक्चर पे या एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शन खो देता है, क्योंकि एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। सेकंड जो हमारा वो है जेनेटिक ऑब्जर्वेशन, वो है जेनेटिक रेशोज़। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हमने जो वीडियो लेक्चर मेरा था उसमें हम जेनेटिक रेशोज़ के हवाले से ही हमने डिस्कस किया था। और एक हमने कहा था कि मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तो वो हमारे पास 9:3:3:1 रेशो आई थी। ठीक है, जब उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि उसमें हमने कुछ रेशोज़ की वेरिएशंस देखी थी, और वो एक रेशो था हमारे पास 9:7। ठीक है, तो अब इस 9:7 जो रेशो था इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री की, किस तरह से बायोकेमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से जीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हमारे पास जो है एंजाइम का एक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो वो हम यहाँ से देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम जब हमारे पास ये एक पेरेंट है जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल बी ये हमारे पास इसकी जीनोटाइप है, और उसकी फिनोटाइप क्या है, वाइट फ्लावर्स को वो प्रोड्यूस करता है। और हम इसको क्रॉस करते हैं दूसरे डाईहाइब्रिड के साथ जिसमें हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और ये भी वाइट है, यानी कि कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों जो हैं वो वाइट फिनोटाइप को एनहांस करते हैं या उसको शो करते हैं। जब इन दो डाईहाइब्रिड का क्रॉस किया गया तो हमारे पास क्या आया, अच्छा तो क्या हुआ, क्या जब हम इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास ये डाईहाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ जिसमें हमारे पास फॉर बोथ द जीन्स ए एंड जीन बी ये जो था हाइब्रिड था। ठीक है, इसमें तो एक के लिए होमोजाइगस था, इसमें दूसरे के लिए होमोजाइगस था, दोनों में होमोजाइगोसिटी थी, एक में रिसेसिव एक में डोमिनेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए जो है कैपिटल ए वो अपनी जगह वाइट को शो करता है, और कैपिटल बी जो है वो अपनी जगह वाइट कलर को शो करता है, फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब इन कम्बिनेशन दोनों आ जाते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, देन द फ्लावर्स विच आर अपीयर्ड ऑन द प्लांट पी प्लांट वो पर्पल कलर में थे। ठीक है, और जब इस F1 की डाईहाइब्रिड की सेल्फिंग की तो सेल्फिंग से हमारे पास जो जीनोटाइप की डिफरेंट कॉम्बिनेशन आती है वो हमारे पास आती है कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए विद डबल रिसेसिव स्मॉल स्मॉल ए विद कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो ये रेशो ये जीनोटाइप की रेशो है 9:3:3:1। लेकिन हमारी फिनोटिपिक रेशो जो है वो इसको को रिलेट नहीं करती, बल्कि वो हमारे पास है 9:7 के 9 जो है वो पर्पल है और 7 जो है वो हमारे पास वाइट है। ठीक है, अब उसको बायोकेमिस्ट्री की उसमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है इसी रेशो को कि हमारे पास दो प्रीकर्सर्स हैं, एक प्रीकर्सर 1 है और एक प्रीकर्सर 2 है। ठीक है, प्रीकर्सर 1 जो है मतलब अब ये हमारे पास पाथवे है। ठीक है, एक रिएक्शन का पाथवे है, और हम देख रहे हैं कि इसमें प्रीकर्सर 1 जो है उसकी प्रेजेंस में हमारा जो पी प्लांट है वो वाइट कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रीकर्सर 1 जो है अगर अलील उसमें अगर हमारे पास ये जो प्लांट है सपोज़, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला प्लांट है सपोज, इसमें ये हम या इसी को लेने चलें कि इसमें कैपिटल ए भी है और कैपिटल बी है। तो कैपिटल ए की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करेगा, प्रीकर्सर 1 अलील ए की प्रेजेंस की वजह से एंजाइम प्रोड्यूस होगा, मतलब ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जो कि एक एंजाइम की फॉर्म में होगा, जिसको हम एंजाइम ए का नाम दे दिया है। तो प्रीकर्सर 1 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ए विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रीकर्सर 2, एंड प्रीकर्सर 2 जो है वो भी हमारे पास वाइट कलर के फ्लावर्स ही इसमें प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए देखें यहाँ पे है और आगे हमारे पास कैपिटल बी नहीं है, तो रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है, वाइट। यानी कि ए जो अलील की प्रेजेंस में एंजाइम ए प्रोड्यूस होगा वो प्रीकर्सर 1 को प्रीकर्सर 2 में कन्वर्ट करेगा, और उसकी फिनोटाइप भी हमारे पास क्या आती है, वाइट कलर। ठीक है, फिर सपोज़ हमारे पास इस प्लांट के अंदर स्मॉल कैपिटल बी भी मौजूद है, तो कैपिटल बी की प्रेजेंस में, अलील बी की प्रेजेंस में, इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम
बी जो कि इसका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, प्रिकर्सर 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू पर्पल पिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाज़े हो जाता है कि किस तरह से बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है हमारी इस जेनेटिक रेशो में भी, कि हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो जैसे मैंने ये देखा है ना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो फिर एंड रिजल्ट क्या आएगा, पर्पल। ठीक है, सपोज़ हमारे पास कैपिटल बी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी है, तो हमारे पास क्या होगा, एंजाइम बी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एंजाइम बी प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे ये सिचुएशन कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास प्रिकर्सर 1 जो है प्रिकर्सर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे क्या है, वाइट कलर। तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये हमारे पास वाइट कलर फिनोटाइप को ही शो करेगा। फिर सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल ए नहीं है और हमारे पास सिर्फ कैपिटल बी है। सपोज़ सिर्फ कैपिटल बी मौजूद है, ये नहीं मौजूद, तो अब पाथवे में हम देखते हैं कि प्रिकर्सर 1 से स्टार्ट किया जाएगा। प्रिकर्सर 1 कैसा है, प्रिकर्सर 1 जो है वो ऑलरेडी वाइट कलर में ही है, यानी कि सपोज़ हमारे पास यहाँ स्मॉल ए है, तो और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल बी मौजूद है। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल बी, ये वाली सिचुएशन। तो इसमें क्या होगा कि प्रिकर्सर 1 जो है वो प्रिकर्सर 2 में भी कन्वर्ट नहीं होगा, वो प्रिकर्सर 1 में ही रहेगा, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो कोई एंजाइम ए प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में ही रहेगा। और बी अगर मौजूद है भी, तो जब प्रिकर्सर 1 जब तक प्रिकर्सर 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, बी जो है वो प्रिकर्सर 1 को डायरेक्ट पर्पल पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बी जो है वो एंजाइम बी को प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम बी अपना इफेक्ट सिर्फ शो कर सकता है प्रिकर्सर 2 के ऊपर। तो प्रिकर्सर 1 जो है प्रिकर्सर 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो जाहिर है प्रिकर्सर 2 फिर आगे कन्वर्जन नहीं होगी। तो इस केस में भी हमारे पास बी की मौजूदगी होने के बावजूद भी हमारे पास पर्पल कलर नहीं आएगा, बल्कि वाइट कलर की फ्लावर्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा जो अमल है। फिर सपोज़ हम कहते हैं कि ना हमारे पास दोनों स्मॉल ये सिचुएशन है कि कोई भी हमारे पास कैपिटल या कैपिटल बी नहीं है। तो जब हमारे पास कैपिटल ए नहीं है तो हमारे पास एंजाइम ए प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जब कैपिटल बी भी नहीं है तो ये भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये दोनों स्टेप्स नहीं हो रहे, यहीं पे ही हमारा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, वाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखें जेनेटिक रेशो को भी हमने अपने उससे एक्सप्लेन कर दिया कि सेलुलर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और इस तरह से हमारे पास जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारा तीसरा जो जेनेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ठीक है, डोमिनेंस कहते हैं कि जो कि अपने आप को शो करता है, अगर वो जीन या अलील जो अपने आप वो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है कि वो प्रोडक्ट हमें नज़र आते हैं। और रिसेसिवनेस यानी कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में ना हो तो फिर वो सिंगल एलील जो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर, उसको हम रिसेसिवनेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम देखते हैं कि the meaning of the dominance and the recessiveness also becomes a little clearer in light of the chemical model. In most cases, dominance represents the presence of enzyme functions. ठीक है, कि dominance का मतलब ये है कि उसकी dominant allele की presence में ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ जो कि फंक्शनल एंजाइम है। ठीक है, तो उसने अपने आप को शो कर लिया। वेयर एज रिसेसिवनेस रिप्रेजेंट्स द लैक ऑफ एंजाइम फंक्शन। और रिसेसिवनेस को हम इस तरह से ले लेते हैं कि वो अलील हमारे पास मौजूद है, वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे पास फंक्शनल नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जिससे वो हमारे पास मास्क रह जाता है, वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता। तो अब इसको हेटेरोजाइगोट हैज़ वन डोमिनेंट अलील एंड दैट कैन प्रोड्यूस द फंक्शनल एंजाइम। सपोज हमारे पास कि ये एक अलील ए है, स्मॉल ए, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, डज नथिंग, मतलब कोई उसका इफेक्ट हमें शो ही नहीं हो रहा। और जबकि अगर हमारे पास अलील कैपिटल ए अगर मौजूद है तो इसकी प्रेजेंस में एंजाइम ए उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और एंजाइम ए की प्रेजेंस की वजह से जो प्रिकर्सर होगा एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपिटल ए अलील की प्रेजेंस में हमें फिनोटाइप वाई नज़र आ रही है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सपोज़ कि प्रोडक्ट वाई जब प्रोड्यूस हो गया तो हम फिनोटाइप वाई है। तो इफ़ फिनोटाइप टाइप वाई इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट वाई
एंड फिनोटाइप एक्स इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट वाई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वाई जो है वो ए की प्रेजेंस की वजह से, अलील ए की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास फिनोटाइप वाई नज़र आ रहा है, और ये एक्स में ही रहेगा अगर हमारे पास ए कैपिटल ए ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ वाई प्रोडक्ट तो हमारे पास फिनोटाइप क्या होगी, एक्स फिनोटाइप होगी। देन इट इज़ क्लियर दैट द हेटेरोजाइगोट विल शो फिनोटाइप वाई एंड अलील ए इज़ डोमिनेंट ओवर अलील ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोटाइप वाई जो है हेटेरोजाइगोट कंडीशन में वो अपने आप को शो करेगा। देन इट इज़ क्लियर दैट द हेटेरोजाइगोट कि हेटेरोजाइगोट जो है कि सपोज हमारे पास ये जो जीनोटाइप है उस ऑर्गेनिज्म की वो कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई फिनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में नज़र आता है हमें, एंड अलील कैपिटल ए इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि हाउएवर दिस इज़ नॉट द ओनली पॉसिबल मॉडल वी, मतलब कि ये मॉडल है कि हमारे पास ये मॉडल बन गया कि हमारे पास ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो स्मॉल ए जो है वो फंक्शनल नहीं है, कैपिटल ए जो है वो एक्स को वाई में कन्वर्ट करता है, तो इससे ये डोमिनेंट है। मज़ीद इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वी कैन बिल्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है कि हम एक ऑप्टिमम एक वो देखते हैं, लेवल देखते हैं कि कितने लेवल तक ये वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास एंजाइम ए प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास वाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और ये एंजाइम किस हद तक कम प्रोड्यूस होगा तो फिर हमारे पास प्रीकर्सर एक्स ही रहेगा। तो उसके लिए हम देखें, सपोज दैट फिनोटाइप वाई इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ वाई प्रोडक्ट एक्सीड्स सम थ्रेशोल्ड लेवल, कि वाई फिनोटाइप हमें तभी नज़र आएगी कि जब हमारे पास ये वाई प्रोडक्ट जो है इस एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा लिमिट को क्रॉस करके ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। ये प्रोडक्ट जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर हमारे पास लिमिट को क्रॉस कर लेगा, तो फिर हमारे पास जो है वो फिनोटाइप वाई जो है वो नज़र आएगी। इस चीज़ को ज़रा यहाँ से देख लें ग्राफ की सूरत में कि सपोज़ ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है क्या कहते हैं अपनी अलील्स लिए हैं, सॉरी एंजाइम की कंसंट्रेशन और अलील के मुताबिक लिए, और यहाँ पे इसके फिनोटाइप लिए हैं। सपोज़ ये हमारे पास कहते हैं कि A1 और A1, ठीक है, ये दोनों हमारे पास दो अलील्स हैं, और ये जो है मतलब जो प्रोडक्ट है हम देखते हैं कि एक ख़ास लेवल से ये हमारे पास वो है थ्रेशोल्ड लेवल है कि कैपिटल A1 और कैपिटल A1 जो है वो हमारे पास कोइंसाइड हम करें कि तकरीबन इतना वो प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास फिनोटाइप एक्स ही है। ठीक है, कोई हमारे पास फिनोटाइप प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास A1 और A2 है चेंज फॉर्म में है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे ये एक थ्रेशोल्ड जो वो है लेवल है उससे ये ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ रही है कि A1 और A2 की प्रेजेंस में ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है और वो उस लेवल को एक्सीड कर रहा है, तो फिर हमारे पास फिनोटाइप वाई प्रोड्यूस होगा। इस तरह से फिर A2 और A2 जो है ये और मज़ीद ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितना एंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है, तो उतना ही हमारे पास जो है इसकी कोई हमारा थ्रेशोल्ड से वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब हमारे पास कौन सा जीनिया डोमिनेंट है, यहाँ पे हमारे पास A2 जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, A2 डोमिनेंट है, A1 डोमिनेंट नहीं है। A2 की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तभी हमारे पास फिनोटाइप वाई प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसी को हम देखें B1 और दूसरे किसी सपोज दूसरा एक अलील है जिसको हम B1 का नाम दे रहे हैं, तो B1 और B1 जो है वो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे B1 और B2, एक सेकेंड,
अच्छा, तो B1 और B2 के केस में हम देखते हैं कि B1 और B1 जो है वो भी हमारे पास फिनोटाइप X को प्रोड्यूस कर रहा है, और जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि B1 और B2 जब आ जाता है साथ में, तो तब भी वो हमारा थ्रेशोल्ड जो लेवल है उससे ये कम वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास फिनोटाइप क्या रहती है, फिनोटाइप X ही रहती है। और जब B2 दोनों इकट्ठे होंगे तो तब वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तब हमारे पास फिनोटाइप वाई प्रोड्यूस होगी। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास B1 इज़ डोमिनेंट ओवर B2, ठीक है। मतलब B2 अगर मौजूद है भी तो B2 अपनी वो थ्रेशोल्ड उसको क्रॉस नहीं कर रहा, रेंज को एंजाइम ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। B1 ही ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कि वो एक्स फिनोटाइप को ही इन्हांस करता है। तो चाहे B1 दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर आ जाता है B2 के साथ, तो B1 ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस केस में, दूसरी केस में B1 इज़ डोमिनेंट ओवर B2, और B2 तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि जब B2 होमोजाइगस कंडीशन में आता है, ठीक है। तो इधर भी जैसे कि लिखा हुआ है कि we can build in concept of the threshold. Suppose that the phenotype Y is product only when the concentration of the product Y exceeds some threshold level. Further, suppose that the homozygous AA product produces more enzyme and hence more product than the heterozygote AA, ठीक है, कि जब AA कम्बिनेशन में है तो वो ज़्यादा एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और हेटेरोजाइगोट की निस्बत। In this case, the phenotype of the heterozygote will depend on the relationship between the threshold and the amount of the product Y, ठीक है, कि जब वो heterozygote कंडीशन में आएगा तो फिर हम देखेंगे क्या रिलेशन है थ्रेशोल्ड और अमाउंट प्रोडक्ट कि उनके दरमियान क्या रिलेशन है। अगर वो अमाउंट जो है वो थ्रेशोल्ड से एक्सीड करता है तो फिर हमारे पास जो जिस तरफ एक्सीड होगा तो वही जीन जो है हमारे पास डोमिनेंट होगा। सपोज़ कि A1, जैसे अभी मैंने आपको वो दिखाया, ग्राफ दिखाया कि A1 A2 डज प्रोड्यूस enough product Y to exceed the threshold, so the heterozygote has phenotype Y and therefore A2 is dominant over A1. However, the situation could be like the one shown, जैसे कि B1 और B2 में दिखाया कि वहाँ पे क्या था कि B1 और B2 जो था वो एक्सीड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि B1 इज़ डोमिनेंट ओवर B2। तो यहाँ से अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस को हम एंजाइम्स की रिलेशंस में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिसेसिव और डोमिनेंस का एक और एग्जांपल भी है, जैसे कि आपने न्यूरोस्पोरा के हवाले से स्टडी किया होगा कि हमने एक लेक्चर में किया था, आर्जिनिन सप्लीमेंट दें तो फिर वो अपना स्पोर्स प्रोड्यूस करता था और प्रोडक्शन हो रही थी, वरना वो ग्रो नहीं करता था। तो उसी की तरफ देखते हैं कि न्यूरोस्पोरा में बिडोल्टेटम ने इसको स्टडी किया था। देयर रिसेसिवनेस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मेकिंग हेटेरोक्रियॉन्स बिटवीन 2 आर्जिनिन म्यूटेंट, ठीक है, कि हमारे पास 2 स्ट्रेन्स हैं, 2 टाइप्स हैं हमारे पास किसकी, न्यूरोस्पोरा की, एक फंगस का नाम है, ठीक है। अब न्यूरोस्पोरा आर्जिनिन के 2 म्यूटेंट्स हैं, एक को हम आर्जिनिन 1 म्यूटेंट कहते हैं, यानी कि वो आर्जिनिन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इज प्लेस्ड ऑन अ मिनिमल मीडियम विद अ आर्जिनिन 2 म्यूटेंट। द 2 सेल टाइप्स फ्यूज एंड फॉर्म अ हेटेरोक्रियॉन। जब हम आर्जिनिन 1 और आर्जिनिन 2 म्यूटेंट, ये 2 म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं किसकी, न्यूरोस्पोरा की, कि एक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दूसरे अमीनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं करता था, लेकिन दोनों को जब हमने एक ही मिनिमल मीडियम के ऊपर रखा तो उससे क्या हुआ, फ्यूजन होगी सेल। सपोज़ यहाँ से आप देखें कि हमारे पास क्या है, आर्जिनिन 1 सेल डिफेक्टिव फॉर 1 स्पेसिफिक एंजाइम इन द आर्जिनिन सिंथेटिक पाथवे, ठीक है, आर्जिनिन सिंथेटिक पाथवे, ठीक है, सिंथेसिस कैसी होती है, पाथवे में होती है, तो एंड में जाके आर्जिनिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इस स्ट्रेन में ये एक ऐसी साइड पे इसकी वो है, क्या कहते हैं उसको, म्यूटेशन है कि वो एक ख़ास किस्म के एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि ये जो स्ट्रेन है ये दूसरी जगह पे इसकी म्यूटेशन है और ये एक दूसरी ख़ास किस्म की एंजाइम को, कि सपोज़ हम कहते हैं कि ये ए है, ये बी में कन्वर्ट होगा, फिर सी और आखिर में जाके आर्जिनिन में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे म्यूटेंट है, एक दूसरा जो यहाँ पे म्यूटेंट, अगर ये यहाँ पे सपोज़ ये वाला म्यूटेंट है तो ए से बी में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ये
दूसरी स्ट्रेन जो है वो इस जगह पे म्यूटेंट है, तो फिर क्या होगा कि हमारा बी प्रिकर्सर सी में कन्वर्ट नहीं होगा और आखिर में जाके आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दोनों स्ट्रेन्स को हमने इकट्ठे कर लिया, एक ही मिनिमल मीडियम के ऊपर रख दिया, तो क्या हुआ कि इनकी फ्यूजन होगी। फ्यूजन जब होगी तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर दोनों किस्म के न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है वो अगर एक जगह म्यूटेंट है, सपोज़ ये वाला रेड वाला जो इस साइड पे म्यूटेंट है, तो लेकिन ये दूसरा जो न्यूक्लियाई मौजूद है तो ये इस जगह पे म्यूटेंट, इस साइड पे म्यूटेंट नहीं है, वो इस जगह पे, तो ये वाला जो है प्रोड्यूस कर सकता है हमारे पास ये वाला एंजाइम, और जबकि ये वाला जो है, जो फर्स्ट वन है ये रेड वाला, ये प्रोड्यूस कर सकता है इस वाले एंजाइम। तो दोनों जो हैं एंजाइम्स एक ही सेल के अंदर, एक स्ट्रेन जो है वो एक किस्म का एंजाइम और दूसरा स्ट्रेन जो है दूसरी किस्म का एंजाइम प्रोड्यूस करें, तो कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसकी जो कमी है उसको कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हमारे पास ये दोनों जो स्ट्रेन्स हैं वो कंबाइन हो गए, इकट्ठे हो गए, हेटेरोक्रियन बन गया, और उसकी वजह से वो क्या होगा, उसने अपनी जो कमी है उसको दूर कर ली, उसकी कंप्लीशन होगी, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो क्या हो गया कि अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास हेटेरोक्रियन होगा ये आर्जिनिन सप्लीमेंटेड उस पर ग्रो नहीं करेगा, बल्कि ये एक आम नॉर्मल मीडियम के ऊपर जब इसको हम ग्रो करेंगे तो ये आर्जिनिन की इसको सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, आर्जिनिन ये खुद प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या मालूम हुआ, तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि हेटेरोक्रियन जो है वो आर्जिनिन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हेटेरोक्रियन जो क्या है, ये तो एक इसमें दो जगहों पे म्यूटेशन है, इसका मतलब कि जिसका जो वाइल्ड टाइप होगा, वाइल्ड टाइप में इसके पास जो जीन होंगे जिसमें ये म्यूटेशन नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास वो लोसाई जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ठीक है, जो वाइल्ड टाइप में जो 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 हमारे पास जीन मौजूद हैं जो कि म्यूटेंट नहीं है, वो डोमिनेंट हैं, वो डोमिनेंट हैं, तभी तो वो आर्जिनिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये हेटेरोक्रियन क्या है, हेटेरोक्रियन में हमारे पास आर्जिनिन 1 आर्जिनिन 2 दोनों जो यहाँ पे जो जीन है ये रिसेसिव हैं, ये अलग अलग जब मौजूद होते हैं तो फिर वो ग्रोथ शो नहीं करते, लेकिन जब वो इकट्ठे आ गए तो फिर वो ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक में एक रिसेसिव है तो दूसरा डोमिनेंट जीन उसमें मौजूद है, अगर दूसरे में दूसरा जो किस्म है वो अगर उसमें रिसेसिव मौजूद है, दूसरा डोमिनेंट मौजूद है। ठीक है, यहाँ से देखें heterochromia composed of both nucleotide in the common cytoplasm. Recall that the arginine 1 and arginine 2 each lack a different enzyme needed in the pathway of the arginine. ये arginine की जो pathway है उसमें arginine 1 और arginine 2 जो है वो दो different enzymes की जगहों पे ये वो हैं, उनकी कमी है, वो लैक करते हैं, वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एज अ हेटेरोक्रियन द टू म्यूटेंट्स कैन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। जब हेटेरोक्रियन फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो दो म्यूटेंट हैं, जो न्यूक्लियाई है ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सो दैट देयर कंबाइंड एबिलिटी विल प्रोड्यूस आर्जिनिन इन द शेयर्ड साइटोप्लाज्म। शेयर्ड साइटोप्लाज्म में फिर वो अपने लिए आर्जिनिन प्रोड्यूस कर सकता है। हाउ डज दिस शो रिसेसिवनेस इन द केस ऑफ म्यूटेंट आर्जिनिन म्यूटेंट। अब इससे हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रिसेसिव जो आर्जिनिन म्यूटेंट स्ट्रेन है, आर्जिनिन म्यूटेंट स्ट्रेन ये रिसेसिव है। द हेटेरोक्रियन इज इन इफेक्ट heterozygous at the arginine 1 and arginine 2 loci, and the fact that the heterochromine can produce arginine shows that the wild type gene at these two loci are dominant। ठीक है, कि हेटेरोक्रियन जिसमें arginine 1 और arginine 2, आर्जिन सपोज ये arginine 1 और लिखा ना arginine 1 लोसाई पे ये म्यूटेंट है, ये arginine 2 पे म्यूटेंट है, तो ये दोनों जो हैं हमारे पास हेटेरोक्रियन कैन प्रोड्यूस आर्जिनिन शो दैट द वाइल्ड टाइप जीन, कि इनकी जो वाइल्ड टाइप है, ठीक है, जो म्यूटेंट नहीं है, आर्जिनिन 1 जो वाइल्ड टाइप है और आर्जिनिन 2 जो वाइल्ड टाइप है, वो दोनों लोसाई डोमिनेंट हैं, जबकि इनके अंदर जो लोसाई के ऊपर हमारे पास आर्जिनिन मौजूद हैं, वो जो एलील मौजूद हैं वो रिसेसिव हैं, वो अलग अलग अपने आप को प्रोड्यूस नहीं हो सकते, लेकिन जब कम्बिनेशन में आते हैं तो कम्बिनेशन में भी ये नहीं है कि रेड वाला जो है ये आर्जिनिन 2 को प्रोड्यूस करेगा, नहीं, आर्जिनिन 2 इसके लिए, ये वाइट वाले न्यूक्लियाई इसके ऑर्डर से इसके लिए आर्जिनिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है।
जबकि इसके लिए अर्जिनिन 1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है। ये इस न्यूक्लियाई के में जीन मौजूद है, डोमिनेंट जीन, इसमें भी डोमिनेंट जीन अर्जिनिन 1 के लिए डोमिनेंट जीन है, इसमें अर्जिनिन 2 के लिए डोमिनेंट जीन है। तो फिर ये कंपनसेट हो जाते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो इस तरह से ज़ाहिर हम जो है एंजाइम से पाथवे से सेलुलर जो बायोकेमिस्ट्री उससे हम इसको वाज़े कर सकते हैं रिसेसिवनेस और डोमिनेंस को, कि ये हमारे पास इसके जो वाइल्ड टाइप थे, अर्जिनिन 1 का वाइल्ड टाइप और अर्जिनिन 2 का जो वाइल्ड टाइप है वो डोमिनेंट है, और अर्जिनिन 2 ये म्यूटेंट और अर्जिनिन 1 जो म्यूटेंट जो वो है अलील है, ये दोनों रिसेसिव है। आई होप कि स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बार बार उसको गौर से देखें, इंशाल्लाह आई होप कि कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह।